नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति के दूसरे टॉपिक फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का। तो शुरू करते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ाए थे, और आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल अर्थात प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर अपने करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। और एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। और इसकी अंतिम बैठक सम्राट ने 1614 ईस्वी में बुलाई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी। इसके लिए बुलाई थी जो नए कर लागू करने के लिए उसने बैठक की थी, उस नए करों के अनुमोदन के लिए उसने ये बैठक आयोजित की थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। और जो तीसरा एस्टेट था उसके 600 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और उन्हें पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वे कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें और मांगों की एक सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे सभा के अंदर। और एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। और यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। रूसो एक दार्शनिक था फ्रांस का, और इसने जनता और उसके प्रतिनिधियों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, और वह सामाजिक समझौता नामक ग्रंथ का लेखक भी था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। यानी जो मांग तीसरे एस्टेट के लोगों ने रखी थी उसको किसने ठुकरा दिया? सम्राट ने ठुकरा दिया। और जब सम्राट ने इनके प्रस्ताव को ठुकराया तो तीसरे वर्ग के जो सदस्य थे वो सभी सदस्य प्रतिनिधि तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे विरोध जताते हुए सभा से बाहर निकल गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, और इसी कारण 20 जून को ये सभी प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। कहाँ जमा हुए? ये वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और शपथ ली
कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। ये तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने शपथ ली। कहाँ पर ली? इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो वर्साई में स्थित है। और 20 जून को इन्होंने ये शपथ ली थी। और इसी को क्या कहा जाता है? टेनिस कोर्ट की शपथ। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंडोर टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? 20 जून को ली गई। और इसका नेतृत्व किया था किसने? मिराबियो और आवेसिये ने। मिराबियो और आवेसिये ने वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जो प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और उन्होंने शपथ ली थी, तो उस नेशनल असेंबली के ये प्रतिनिधि थे, नेतृत्वकर्ता थे। अब इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो आवेसिये और दूसरा मिराबियो। तो इसमें जो आवेसिये था, ये नेशनल असेंबली का नेता था जिसने 1789 में गठन किया था। और उसने एक प्रभावशाली पम्पलेट लिखा, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। दूसरा था इसमें मिराबियो। मिराबियो नेशनल असेंबली का नेतृत्व करने वाला एक नेता था। वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की आवश्यकता से सहमत था और उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया था। एक शब्द इसमें हो रहा है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब था जो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा ये गठित की गई और 20 जून 1789 को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इसका गठन किया गया था। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में होता, यानी साधन संपन्न परिवार में होता, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। यानी वो पहले और दूसरे एस्टेट के लोगों से सहमत नहीं था। उसने तीसरे एस्टेट के लोगों का साथ दिया। इसी प्रकार मिराबियो ने एक पत्रिका निकाली थी और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष उसने भाषण भी दिया था। आवेसिये मूलतः एक पादरी था, चर्च का पुजारी था। और उसने तीसरे एस्टेट क्या है, तीसरा एस्टेट क्या है, इस शीर्षक से एक पुस्तक की रचना की थी और अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका के रूप में पंपलेट भी लिखी थी, पुस्तिका लिखी थी एक, जिसमें तीसरे एस्टेट के लोगों के बारे में लिखा गया था। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी है यहाँ पर, इनके बारे में थोड़े जानकारी कर लेते हैं। जो लुई 16वां था उसने 1774 में शुरुआत की थी अपने शासन की फ्रांस में। यानी लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था 1774 में। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। इसी प्रकार 1789 में एस्टेट जनरल का आह्वान हुआ था और तृतीय एस्टेट नेशनल असेंबली का गठन, तृतीय एस्टेट के द्वारा नेशनल असेंबली का गठन हुआ इसी डेट में। और बास्तिल पर हमला भी 1789 में हुआ और देहात में किसानों का विद्रोह भी 1789 में हुआ। तो 1789 में कौन कौन सी घटनाएं घटी? 30 एस्टेट जनरल का आह्वान किया गया,
तरते स्टेट के द्वारा नेशनल असेंबली का गठन किया गया। बास्तिल पर हमला हुआ और देहात में किसानों का विद्रोह भी 1789 में ही हुआ। 1791 ईस्वी में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया। 1791 ईस्वी में 1792 और 1793 ईस्वी में फ्रांस गणराज्य बना और सिर काटकर राजा को मार दिया गया। लुई 16वें को फांसी दे दी गई और जैकोबिन गणराज्य का पतन हुआ। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन भी स्थापित हुआ। अब ये जो शब्द आया है यहाँ पर डायरेक्टरी, इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी का मतलब होता है विधान परिषदों द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका। तो ऐसी परिषद को क्या कहा गया? इसमें डायरेक्टरी कहा गया। 1804 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर लिया और यूरोप के विशाल भूभाग पर उसने कब्जा भी कर लिया। 1815 ईस्वी में वाटरलू में हुए एक युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। क्रियाकलाप। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बैली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समय बैली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बैली को इस तरह दर्शाने के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? ये टेनिस कोर्ट की प्रसिद्ध शपथ समारोह का दृश्य है यहाँ पर। और इस विशाल पेंटिंग को बनाया था जॉक लुई डेविड के द्वारा। और यहाँ पर इस तस्वीर को बनाने का उद्देश्य था नेशनल असेंबली के अंदर इसको लगाने के लिए बनाई गई थी ये तस्वीर। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें जो प्रतिनिधि था इसका असेंबली का अध्यक्ष बैली हाथ उठाकर यहाँ शपथ ले रहा है और शपथ दिला रहा है सभी प्रतिनिधियों को। तो जो जिस तरह से इसने दिखाया है चित्रकार ने कि बैली हाथ उठाकर मेज के ऊपर खड़ा होकर और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के मध्य में प्रतिनिधियों की ओर पीठ करके खड़ा हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये सभी लोगों को शपथ दिलाने के लिए खड़ा है बीच में। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुट गए और बेकरी की दुकानों पर घंटों के बाद इंतजार करने के बाद भी गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। बेकरी मालिक जो ठोस ब्रेड पाव रोटी वगैरह बनाने वाली दुकानें होती थी, उनको बेकरी के नाम से जाना जाता था। और इन लोगों ने जब पाव रोटी की कीमतें बढ़ी तो पाव रोटी को जमा करने लगे और बाद में उसको महंगे दामों पर बेचने लगे। तो ऐसी स्थिति को जमाखोरी कहा गया। यानी जिस वस्तु का दाम बढ़ जाता है अचानक, तो उस वस्तु को दुकानदार इकट्ठा करते हैं और फिर जब उसकी कमी आती है बाजार में, तो फिर
ये लोग उसी चीज को महंगे दामों पर बेचते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया गया। 13 जुलाई 1789 को देहाती इलाकों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेल्चों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। यानी लोगों में एक तरह से भय व्याप्त हो गया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। इसका आदेश भी पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया और जो धार्मिक अर्थात टाइद उस कर को भी समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। जो यहाँ पर एक अफवाह फैली थी, इस अफवाह के कारण जो माहौल पैदा हुआ था भय का, उस भय के कारण आप देख सकते हैं चित्र के अंदर कि कैसे किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते चले गए। जैसे यहाँ के लोग चारों दिशाओं में फैल गए। हर जगह के लोग जहाँ लोगों का जमाव था उस जगह से वो दूर दूर भागने लगे। यहाँ तक कि फ्रांस के बाहर भी निकलने का प्रयास किया लोगों ने खुद की जान बचाने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो दो कलर दे रखे हैं, संकेत दे रखे हैं इनके। जो ये कलर है, इस कलर में भय की लहर से प्रभावित इलाके को दर्शाया गया है। यानी इसमें लोगों में भय का माहौल नहीं था और जो 1789 की क्रांति के विद्रोह वाले क्षेत्र था प्रमुखतः इन क्षेत्रों में भय की लहर का विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। तो ये जो गुलाबी रंग से रंगा हुआ है ये क्षेत्र, यहाँ पर भय का माहौल ज़्यादा था तो इस क्षेत्रों के लोग दूर दूर चले गए। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान की सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया। और ये मोंटेस्क्यू का सिद्धांत था शक्तिकरण का सिद्धांत। मोंटेस्क्यू एक स्वतंत्र विचारक था फ्रांस का और इसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की और इसी पुस्तक में उसने शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें उसने शक्तियों को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में।
इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी, जिसे चित्र 7 में दिखाया गया है कि नई राजनीति व्यवस्था कैसे काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो फ्रांस की नई सरकार बनी थी उसमें शक्ति का 3 हिस्सों में बंटवारा किया गया। इनके नाम थे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जो न्यायपालिका था इसका सर्वोच्च अधिकारी न्यायाधीश होता था और ये लोगों को न्याय देने का काम करता था। इसको सक्रिय और सक्रिय लोगों की द्वारा वोट देकर मतदान का अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश को चुना जाता था। इसी प्रकार से जो सक्रिय नागरिक थे, ये सक्रिय नागरिक फ्रांस में मत देने के अधिकारी थे। मतदान प्राप्त लोग थे ये, और इनकी संख्या थी लगभग 40 लाख। 2.8 करोड़ की जनसंख्या में से 40 लाख लोग थे सक्रिय नागरिक। इन 40 लाख लोगों के द्वारा मतदान का अधिकार करते हुए लोग 50,000 निर्वाचकों को चुनते थे। 50,000 निर्वाचकों को चुनते थे, और ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को वोट देकर चुनते थे। और जो 745 सदस्य थे नेशनल असेंबली के, इनका नियंत्रण था सम्राट पर और मंत्रियों पर। लेकिन सम्राट को इनको निषेध का भी अधिकार था। ये इनकी बात को माने या नहीं माने, ये सम्राट के ऊपर था। तो इसी प्रकार से सक्रिय नागरिकों के अलावा निष्क्रिय नागरिक भी थे इसमें, जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। और जो सक्रिय नागरिक थे, ये कौन थे सक्रिय नागरिक? सक्रिय नागरिक थे जो रूस के अंदर 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोग थे, और जिनको मत देने का अधिकार दिया गया था। वो किस आधार पर दिया गया था मत देने का अधिकार? ये था इनको मतलब जो लोग 3 दिन की मजदूरी के बराबर सरकार को टैक्स चुकाते थे और सक्रिय नागरिकों की श्रेणी में आते थे, उन्हीं लोगों को फ्रांस में मत देने का अधिकार प्राप्त था। 1791 के संवैधानिक कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सक्रिय नागरिक अपने मत का प्रयोग करते हुए निर्वाचक चुनते थे 50,000, और 50,000 निर्वाचकों के माध्यम से फिर नेशनल असेंबली को चुना जाता था। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी गई एक सभा है नेशनल असेंबली, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 745 है, और ये चुने जाते थे 50,000 निर्वाचकों के माध्यम से। और 50,000 निर्वाचक प्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों के द्वारा चुने गए लोग थे। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे।
यानी उम्र भी 25 वर्ष हो उनकी, और कम से कम 3 दिन की मजदूरी का बराबर वो सरकार को कर चुकाएं, टैक्स चुकाएं। ऐसे लोगों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था उस समय। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। अब यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, जो ये चित्र दिखाता है पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में इसे ले बारबियो के द्वारा बनाया गया। और ये चित्र के अंदर जो दाईं ओर की आकृति है, ये फ्रांस को दर्शाती है, जिसमें डेनो वाली स्त्री, पंख वाली स्त्री दिखाई दे रही है। ये फ्रांस का प्रतीक है। और जो बाईं ओर बैठी स्त्री का चिन्ह इसमें चित्र है, जिसने जंजीर ले रखी है हाथ में। ये कानून को प्रदर्शित कर रही है, इसमें कानून को निरूपित कर रही है। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे, जन्म से ही प्राप्त थे, और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का एक कर्तव्य भी माना गया था कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करें। अभी कौन कौन से अधिकार थे नागरिकों के, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। पहला अधिकार है, यहाँ आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा है, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा अधिकार है समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। चौथा अधिकार है स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह नहीं हो। पांचवा अधिकार समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। छठा अधिकार है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर है, समान है। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार किया जा सकता है, और न ही नजरबंद किया जा सकता है। नजरबंद का मतलब होता है अपने घर में कैद करना, नजरों के सामने बंदी बनाकर रखना। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर टैक्स लगाया जाना चाहिए। क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के
लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक नहीं हो, ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ प्रतीक दे रखे हैं, राजनीतिक प्रतीक, और उनके अर्थ क्या है। ये 18वीं सदी में ज़्यादातर क्योंकि 18वीं सदी में जब ज़्यादातर स्त्री और पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में उनके विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बी ने अपनी पेंटिंग चित्रार्थ में अधिकारों की घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया, और इन प्रतीकों का अर्थ भी यहाँ पर दे रखा है। तो देखते हैं किस प्रतीक का क्या अर्थ है। ये जो पहला प्रतीक है, टूटी हुई जंजीर, इसका मतलब है आज़ादी। यानी ये दासों को बांधने के काम में ली जाती थी जंजीर, और टूटी हुई हथकड़ी किसका प्रतीक है, यहाँ पर आज़ादी का प्रतीक है। दूसरा है यहाँ पर छड़ों के बरछेदार गट्ठर, छड़ों का बरछेदार गट्ठर। और ये अकेली छड़ आसानी से तोड़ी जा सकती है, लेकिन जब पूरा गट्ठर हो तो वो आसानी से टूट नहीं सकता है। इसी कारण ये किसका प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, यानी एकता में ही बल है। तीसरा यहाँ पर त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, इसका अर्थ है सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है, और सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। चौथा प्रतीक है यहाँ राजदंड, राजदंड है जो शाही सत्ता का प्रतीक है। सनातनता का प्रतीक, ये अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये है सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, क्योंकि अंगूठी के आकार का है। जो सांप है, इसने अपनी पूंछ को मुंह में लिया है और ये अंगूठी का आकार बन गया, तो इसका कोई और छोर नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको किसका प्रतीक माना है, सनातनता का प्रतीक माना है। लाल फ्राइजियन टोपी, ये दासों के द्वारा जब पहने जाने वाली टोपी थी, जब वो स्वतंत्र हो जाते थे, उसके बाद में ये लोग लाल टोपी पहनते थे। तो लाल टोपी यहाँ पर स्वतंत्र होने का प्रतीक है। नीला, सफेद और लाल कलर, ये नीला, ये सफेद और ये लाल कलर, ये है फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का रंग। राष्ट्रीय रंग, राष्ट्रीय प्रतीक में जो कलर प्रयुक्त होते थे, ये वही है। अब है डेनो वाली स्त्री। डेनो वाली स्त्री को कानून का मानवीय रूप माना गया है, और विधि पट, विधि यानी कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। तो ये विधि पट है जो कानून का प्रतीक है यहाँ पर। इस तरह से ये अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार, जय हिंद।